गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत अच्छे हो, अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रहे हो। तो आज मैं सुजय कुमार आप सबों के बीच फिर से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास विषय पर हम बात करेंगे। आपकी जो कक्षा 7 की जो पुस्तक है हमारी विरासत, जो इतिहास की पाठ्य पुस्तक है, इसके हम लोग अध्याय 1 को पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं और आज आप अध्याय 2 के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है नए राजा और राज्य। तो इसमें बच्चों आप बुक में देखेंगे, जब इस वीडियो को देखेंगे आप अच्छे ढंग से समझेंगे। आप इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को पेंसिल से अंडरलाइन करेंगे बुक में। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो इसको अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चों वर्तमान समय में आपका विद्यालय बंद है। आप विद्यालय में आकर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग आपको ऑनलाइन क्लास के माध्यम से और इस तरह के वीडियोज बनाकर आपको हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों इस कोरोना काल में आपकी पढ़ाई बाधित न हो, हम सभी शिक्षक मिलकर बहुत प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह से आपकी पढ़ाई बाधित न हो। इसके लिए नए नए विभागीय उपायों के द्वारा हम आप तक पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग अध्याय 2 पर देखिए चर्चा करते हैं। बच्चों वीडियो को पूरे देखें और पूरे बातों को सुने, ध्यान से समझें, ताकि आप परीक्षाओं में अच्छे ढंग से मार्क्स ला पाएँ और सभी मूल्यांकन में आप अच्छे ढंग से सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाएँ। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग आज का वीडियो अब शुरू करते हैं। आज का अध्याय शुरू करते हैं। देखिए जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, नए राजा और राज्य अध्याय 2। ये अध्याय 2 है, इतिहास की पुस्तक है, उसके अध्याय 2 को आज हम लोग देख रहे हैं, नए राजा और राज्य। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पिछली कक्षा में यानी पिछले क्लास में आपने हर्षवर्धन के साम्राज्य के बारे में पढ़ा। हर्षवर्धन कैसे साम्राज्य किया इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की थी, आप लोगों को याद भी होगा। 7वीं शताब्दी में हर्ष की मृत्यु के बाद, 7वीं शताब्दी में जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई, उसके बाद भारत में अनेक नई क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई तो छोटे छोटे क्षेत्रों में अनेक क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। ये बड़े जमींदार और योद्धा थे जो सामंत कहलाते थे। सामंत कहने का मतलब आप समझ रहे हैं बच्चों कि वो जो क्षेत्रीय शक्तियाँ जो उत्पन्न हुई, क्षेत्रीय शक्तियाँ जो अस्तित्व में आई, वे बड़े जमींदार और योद्धा थे। उन्हीं को हम लोग सामंत कहते थे। इन्हें राजा द्वारा विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई थी। इन सामंतों को राजा शक्तियाँ दे देता था, उनको पावर दे देता था। इस समय भारत में 3 नए राजवंशों ने अपनी स्थिति काफी सुदृढ़ कर ली थी। 3 राजवंश, वो 3 नया राजवंश कौन कौन है? ये राजवंश दक्कन में राष्ट्रकूट, पूर्वी भारत में पाल और मध्य व पश्चिम भारत में गुर्जर प्रतिहार थे। ठीक है, समझ पा रहे हैं कि ये 3 राजवंश कौन कौन थे? ये राजवंश दक्कन में राष्ट्रकूट, पूर्वी भारत में पाल और मध्य व पश्चिम भारत में गुर्जर प्रतिहार थे। ये तीनों कन्नौज राज्य के ऊपर शासन करने के लिए परस्पर लड़ाई करते रहते थे। मतलब तीनों में आपसी लड़ाई चलती रहती थी। ये चाहता था कि हम कन्नौज पर शासन करेंगे, दूसरा चाहता था कि हम शासन करेंगे, तीसरा चाहता था कि हम शासन करेंगे। मतलब तीनों नई जो शक्तियाँ थी
तीनों जो नए राजवंश थे वो तीनों आपस में लड़ाई करते रहते थे। क्यों लड़ाई करते थे बच्चों? वे कन्नौज शहर पर, कन्नौज राज्य पर शासन करते थे, करना चाहते थे। मतलब हर कोई चाहता था कि हम वहां का राजा बन जाए। इस टकराव को त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। समझ गए आप त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है? कि कन्नौज राज्य के ऊपर शासन करने के लिए तीनों राजवंश राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार आपस में संघर्ष करते रहते थे, आपस में लड़ाई करते रहते थे। इसी टकराव को त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है, क्योंकि त्रिपक्षीय का मतलब हो गया इसमें तीन जो राजवंश थे, त्रि का मतलब तीन, तीन तरह से लड़ाई होता था, तीनों मिलकर लड़ाई करते थे, तीनों आपस में एक दूसरे से टकराते रहते थे, इसलिए इसको त्रिपक्षीय बोला गया है। तो लास्ट में हुआ क्या? इस लड़ाई में, इस संघर्ष में अंततः गुर्जर प्रतिहार सफल हुए, गुर्जर प्रतिहार जीते, गुर्जर प्रतिहार ने शासन कन्नौज पर किया। ठीक है, देखिए अब हम लोग एक एक करके सबके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां देख रहे हैं अभी राष्ट्रकूट के बारे में। राष्ट्रकूट चालुक्यों के सामंत थे, परंतु उनकी कमजोरी का लाभ उठाकर उन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? दंती दुर्ग ने की। आप बच्चों जान लीजिए, आगे आने वाली कक्षाओं में ऐसे प्रश्नों को आप पढ़ेंगे। क्यों ना हम अभी ही ध्यान से पढ़ लें, ताकि जब अगली कक्षा में हम जाएं तो हम लोग आसानी से इसको कर सकें। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो दंती दुर्ग ने की थी। उसने मायनखेत को अपनी राजधानी बनाई। उसने महाराजाधिराज, परमेश्वर, भट्टारक जैसी उपाधियां धारण की। कैलाश मंदिर, एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने ही करवाया था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलाशनाथ मंदिर आप जान रहे हैं, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं, इन सबों का निर्माण भी राष्ट्रकूटों ने ही करवाया था। सामान्य ज्ञान में हम लोग पढ़ते हैं इस चीज को। देखिए आप अपनी बुक में ध्यान से देखिए, बहुत सारे सामान्य ज्ञान के प्रश्न होते हैं। इसको अगर ध्यान से हम देख लें और कहीं लिख लेना कॉपी में, तो बहुत आपको फायदा होने वाला है। तो आप क्या करें, इसको अच्छे ढंग से कॉपी पर नोट कर लें। अमोघ वर्ष कृष्ण प्रथम, ध्रुव और गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट वंश के राजा थे। राष्ट्रकूट वंश में कौन कौन से राजा हुए? तो यही सब नाम आप याद रखेंगे, अमोघ वर्ष, कृष्ण प्रथम, ध्रुव और गोविंद तृतीय। ठीक है, राष्ट्रकूट के बारे में आप जान गए, कहीं कोई परेशानी नहीं। आइए हम लोग पाल के बारे में जानें। पाल वंश पूर्वी भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था। किस क्षेत्र में? तो पूर्वी भारत में। इसकी स्थापना गोपाल ने की थी। देखिए पाल, गोपाल, याद रखने का आसान तरीका है। पाल वंश की स्थापना किसने की? गोपाल। ठीक है, पाल राजवंश का विस्तार वर्तमान बिहार और बंगाल तक था। धर्मपाल के पुत्र देवपाल ने पाल वंश का विस्तार असम, उड़ीसा व नेपाल के कुछ क्षेत्रों तक किया। कौन किया? धर्मपाल के पुत्र देवपाल ने। ठीक है, पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म को मानते थे। किस धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म को मानते थे। पाल वंश के शासकों ने लगभग 400 वर्षों तक शासन किया था। पाल वंश के शासकों ने कितने साल तक शासन किया है? तो 400 साल तक शासन किया। बच्चों एक बात आप ध्यान रखें, इतिहास में अगर आप ध्यान से समझ के सभी बातों को एक बार पढ़ लीजिए ना, एक बार समझ लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे आप, ये मेरा दावा है। इसलिए बच्चों आप कोशिश करें,
आप इसको जरूर पढ़ें, अच्छे ढंग से समझें। अनेक जी के प्रश्न इसमें समाहित होते हैं। जी के जब आप पढ़ने जाएंगे ना सामान्य ज्ञान की पुस्तक, तो उसमें से देखेंगे ये सब प्रश्न मिलेंगे आपको। तो अगर आप ध्यान से अभी ही पढ़ लें तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप जो अच्छे ढंग से इसमें पढ़ लें तो समझिए कि सामान्य ज्ञान की भी आप तैयारी कर ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको ऐसा समझा रहा हूँ कि जैसे आप मेरे सामने बैठे हुए हों और लाइन बाय लाइन हम आपको समझाए जा रहे हैं। समझ पा रहे हैं बच्चों? ठीक है, देखिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए। देखिए बच्चों, अब हम लोग जानेंगे सामंत। एक शब्द हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार सुन रहे हैं। सामंत राजा, बड़े जमींदार व कुछ प्रमुख सैन्य प्रमुखों का कुछ राजनीतिक अधिकार भी प्रदान किया करता था। राजा के पास जो बड़े बड़े जमींदार होते थे और कुछ सैन्य प्रमुखों को कुछ अधिकार भी प्रदान कर देते थे, उन्हें सामंत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सामंत। ये सामंत क्या करते थे? तो राजा को शासन चलाने में मदद करते थे। राजा शासन करे, राजा के शासन के कार्यों में ये सामंत मदद करते थे। कैसे? ये सामंत क्या करते थे? जनता से कर वसूलते थे, लगान लेते थे। इनके पास छोटी सेना भी होती थी जिससे वे राजा को युद्ध के समय सैनिक सहायता भी प्रदान करते थे। राजा अगर लड़ाई में चले गए हैं तो अपने सैनिक को भेजते थे सामंत भी, जिससे राजा को मदद मिलती थी। सामंतों द्वारा वसूले गए कर से वे अपनी सेना व जागीर का संचालन करते थे। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने को महासामंत, महामंडलेश्वर घोषित कर लेते थे। जैसे ऐसा कोई सामंत है जो अगर अधिक सत्ता और संपदा हासिल कर लिया तो उस सामंत का क्या हो गया? महासामंत, महामंडलेश्वर। अपने आप को उपलोक उपाधि से घोषित कर लेता था, महामंडलेश्वर। ठीक है, समझ पा रहे हैं बच्चों? हमको नहीं लगता है कि आप लोग को कोई परेशानी समझने में हो रही होगी। सीधी सी बात है, एक लाइन में जानिए कि बड़े बड़े जमींदारों को, सैन्य प्रमुखों को राजा अधिकार दे देता था और उसको सामंत कहा जाता था। उसका काम रहता था टैक्स वसूलना, कर वसूलना, लगान वसूलना। ठीक है, समझ पा रहे? बहुत ईजी है बच्चों। ध्यान से अगर आप सुनेंगे, ध्यान से अगर समझेंगे, अच्छे ढंग से उसको समझ पाएंगे। चोल शासक के बारे में पढ़ें। चोल शासक क्या है? कौन थे चोल शासक? दक्षिण भारतीय राज्यों में चोलों का राज्य सबसे प्राचीन था। दक्षिण भारतीय राज्य में जितने भी राज्य थे उनमें चोलों का राज्य जो था सबसे प्राचीन। प्राचीन किसको कहते हैं बच्चों? पुराना, सबसे पुराना था। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। बहुत सारे जी के प्रश्न आएंगे, उन सभी प्रश्नों में ऐसे प्रश्न आपको मिल जाएंगे कि चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय था। उसने पल्लवों की राजनीतिक दुर्बलता का लाभ उठाकर तंजौर पर अधिकार कर लिया। पल्लवों की राजनीतिक दुर्बलता थी, इस चीज को विजयालय इसी कमजोरी का फायदा उठा लिया और तंजौर पर अधिकार करके उसको स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। ठीक है। एक युद्ध में परांतक प्रथम को राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय से हार का सामना करना पड़ा था। परांतक प्रथम को किससे? राष्ट्रकूट राजा था कौन? कृष्ण द्वितीय, उससे हार का सामना करना पड़ा था। हार के बावजूद उसने हिम्मत नहीं छोड़ी और अपने राज्य को शक्तिशाली बनाने में लग गया। इसने पांडे राज्य पर विजय हासिल की। ठीक है।
चोल वंश के राजाओं में राज प्रथम को सबसे शक्तिशाली माना जाता है। चोल वंश के जितने भी राजा थे उनमें से राज प्रथम को सबसे शक्तिशाली माना जाता था। वह एक महान विजेता था और साम्राज्य निर्माता था। अपने राज्य को कैसे विस्तार करना है इस चीज के बारे में उसको बहुत जानकारी थी। वो एक शक्तिशाली राजा था, साम्राज्य का विस्तार करता था। उसने गंगवंशी शासकों और केरल के राजा को पराजित कर दिया और पांड्यों से मथुरा छीन लिया। कौन? राज प्रथम बहुत शक्तिशाली था, साम्राज्य निर्माता था। राज प्रथम ने समुद्र के महत्व को समझा था। वह सामुद्रिक विजय के लिए निकल पड़ा और लंका के उत्तरी भाग और मालदीव नामक द्वीपों पर अधिकार कर लिया। क्या किया? जब वो क्षेत्रीय राज्यों को जब जीतना शुरू किया, साथ ही साथ उसको समुद्र की शक्ति का एहसास हुआ, समुद्र के महत्व को समझा। तो क्या किया? फिर समुद्र विजय के लिए लंका और मालदीव नामक द्वीपों पर अधिकार कर लिया। इसका लाभ यह हुआ कि पश्चिमी व्यापार से प्राप्त होने वाला धन चोल साम्राज्य में आने लगा और चोल साम्राज्य आर्थिक रूप से मजबूत होने लगा। हालांकि राज बहुत अधिक समय तक इन क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण नहीं रख सका। इसके अतिरिक्त वह एक कुशल प्रशासक, विद्या और कला में निपुण उसका संरक्षक था और उदार भी था और सहिष्णु भी था, राजा भी था। राज प्रथम का पुत्र राजा राजेंद्र प्रथम चोल वंश का दूसरा प्रतापी शासक बना। कौन? वही राज प्रथम का पुत्र राजा राजेंद्र प्रथम चोल वंश का दूसरा प्रतापी शासक बना। उसने अपने पिता की विरासत को अक्षुण्ण रखते हुए एक सुदृढ़ थल एवं जल सेना के आधार पर साम्राज्य का विस्तार किया। बच्चों, 3 प्रकार के सेना हम लोग देखते हैं: थल सेना, जल सेना और वायु सेना। थल सेना, आप लोग जो पुलिस देखते हैं ना, जो देख पाते हैं, जितने आप अपने आसपास जो पुलिस को देखते हैं, सब थल सेना है। जो हवाई जहाज के माध्यम से, लड़ाकू विमानों से जो सेनाएं रहती है, वो आपका वायु सेना है। और जल सेना है, मतलब जो जल में अपना देश की रक्षा करती है, लड़ाई करती है पानी में दुश्मन देशों से, है ना। उसके काल में चोलों की शक्ति में काफी वृद्धि हुई। उसने चालुक्य, पांड्य, चेर और पाल शासक को हराया। कौन? आप भूले नहीं, राज प्रथम का पुत्र राजा राजेंद्र प्रथम। उसने अपने शासन के 5वें वर्ष में पूरी श्रीलंका पर विजय प्राप्त कर ली। उसने दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देशों जैसे जावा एवं सुमात्रा आदि पर भी विजय हासिल की। राजेंद्र के पश्चात चोल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन शुरू हो गया, नष्ट होने लगा, है ना। तत्कालीन झारखंड के बारे में हम लोग साथ ही जान लेते हैं। उस समय का झारखंड कैसा होता था, क्या था उस झारखंड में। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट एवं पाल राजाओं का पारस्परिक प्रतिद्वंदिता का झारखंड की राजनीति तथा संस्कृति पर भी प्रभाव पड़ा। उनमें से कोई न कोई अवसर पाकर इस क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता था। झारखंड पर भी चतरा के इटखोरी में महेंद्रपाल के शिलालेख से सिद्ध होता है कि 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गुर्जर प्रतिहारों ने छोटा नागपुर खास के सीमावर्ती इलाकों पर कब्जा कर लिया था। अभी हमारे झारखंड के कई क्षेत्रों में शिलालेख ने पत्थर पर जो लिखा हुआ जो मिलता है, उसको देखने पर, पढ़ने पर इस चीज़ का आभास होता है, हम लोगों को जानकारी मिल पाती है कि हमारे झारखंड क्षेत्रों पर भी उस समय हमला होता था।
उस समय भी राजा मिलकर कभी आपसी प्रतिद्वंदिता के द्वारा शासन कर लेते थे, कब्जा कर लेते थे, अपना राज्य स्थापित कर लेते थे। मध्यकाल के प्रारंभ तक झारखंड भारतीय इतिहास की गतिविधियों से सुरक्षित रहते हुए भी बाह्य जगत से अप्रभावित नहीं रह गया था। छोटा नागपुर खास में नागवंशियों का राज्य स्थापित हो चुका था। हजारीबाग एवं मानभूम में मान राजाओं का शासन था। संथाल परगना क्षेत्र में काकजोल का राज्य। अब हम लोग चोल प्रशासक के बारे में जानेंगे। चोल का प्रशासन कैसा था, चोल कैसे शासन चलाते थे, इन सभी चीज़ों की जानकारी अब हम प्राप्त करेंगे। चोलों ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना के साथ साथ इसके प्रशासन की भी समुचित व्यवस्था की थी। विशाल साम्राज्य था, अब उसका प्रशासन भी चलाना है, तो इसके लिए भी समुचित व्यवस्था की गई थी। केंद्रीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। उसके अधिकार असीम थे। युवराज को प्रशासन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। राजा मंत्रियों एवं अनेक पदाधिकारियों की सहायता से शासन करता था। प्रशासन की सुविधा के लिए विशाल चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभाजित था, जिसे मंडलम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मंडलम। ये प्रश्न याद रखेंगे। प्रशासन की सुविधा के लिए विशाल चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभाजित था। इस 6 प्रांतों को ही मंडलम कहा जाता था। महत्वपूर्ण प्रांतों का प्रशासन राजघराने से संबंधित व्यक्ति को दिया जाता था। चोल साम्राज्य की प्रशासनिक इकाइयां अवरोही क्रम में इस प्रकार है: राज्य, फिर मंडलम, फिर नाडु, फिर कुर्रम, जिसको कोट्टम भी कहते हैं। स्थानीय शासन देखिए क्या था। चोलों की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली बड़ी अनूठी थी। अन्य किसी भी भारतीय राज्य में ऐसी व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। चोल शासकों की स्थानीय प्रशासन व्यवस्था को वारियम कहा जाता था। यह व्यवस्था सीमित प्रणाली पर आधारित थी। चोल अभिलेखों में 3 प्रकार के ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है। कितनी सभाओं का? 3 सभाओं का उल्लेख मिलता है। उर नगरम सभा। उर गांव वालों की एक ग्राम परिषद होती थी। सभा या महासभा गांव के वरिष्ठ ब्राह्मणों, जिसको अग्रहार की सभा थी। चोल अभिलेखों में नगरम का उल्लेख प्रायः व्यापारिक केंद्रों के प्रबंध कार्य के लिए हुआ था। ये बच्चों आप स्थानीय स्वशासन के बारे में जान रहे हैं, ठीक है। नगरम की प्रशासनिक व्यवस्था में मुख्य रूप से व्यापारियों को ही शामिल किया जाता था। प्रत्येक गांवों में ग्राम सभा की सहायता के लिए मध्यस्थ नामक कुछ वेतनभोगी कर्मचारी होते थे। केंद्रीय अधिकारियों को सहायता प्रदान करना, कर वसूलना, अपराधियों को दंडित करना, शिक्षा, मंदिर और सिंचाई की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी ग्राम सभा को ही होती थी। चोल राज्य को भूमि और व्यापार कर से राजस्व प्राप्त होता था। इस कर का एक भाग राजा के लिए रख दिया जाता था, दूसरे भाग को सार्वजनिक निर्माण कार्य जैसे सड़क और तालाब बनाने, राज कर्मचारियों को वेतन देने, स्थल सेना और जल सेना का खर्च वहन करने तथा मंदिरों के निर्माण में खर्च किया जाता था। यह भी जाने, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ लिखा हुआ है। चोलों में ब्राह्मण एवं वल्लाल को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष अधिकार प्राप्त वर्गों में वलंगय तथा इडंगई थे। दक्षिण भुजा जातियां मुख्यतः कृषक एवं श्रमिक जातियां थी तथा वाम भुजा वर्गीय जातियां हस्तशिल्पकारों या दस्तकारों की थी। दास प्रथा का भी प्रचलन उस समय था। अब कलात्मक चोल शासकों ने अपने शासन काल में द्रविड़ स्थापत्य कला शैली को बढ़ावा दिया। चोल शासकों के समय
द्रविड़ स्थापत्य कला तेजी का विकास किया। इस काल में द्रविड़ शैली के अंतर्गत अनेक मंदिरों का भी निर्माण कराया गया। चोल मंदिरों में विस्तृत प्रांगण, विशाल विमान तथा ऊंचे एवं अलंकृत गोपुरम देखने को मिलते हैं। राजराज ने राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण तंजौर में करवाया। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जी के क्वेश्चन है। बृहदेश्वर राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण तंजौर में किसने कराया है? तो राजराज ने कराया था। यह मंदिर करीब 192 फीट ऊंचा है। यह द्रविड़ शैली का विशिष्ट उदाहरण है। इस काल में मूर्ति कला एवं चित्रकला का भी विकास हुआ। इस युग की मूर्ति कला का सबसे अच्छा नमूना कांसे की बनी नटराज की मूर्तियां हैं। भित्ति चित्रकला के अंतर्गत बृहदेश्वर मंदिरों की दीवारों पर अजंता की चित्रकला से प्रभावित धार्मिक चित्रकारी की गई है। ये देखिए आप, नटराज की एक प्रतिमा है। देखिए नटराज की प्रतिमा, इसको आप देखते होंगे, है ना। ठीक है बच्चों, आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीक में हम इसके प्रश्नोत्तरी को करेंगे। आपके सामने इसके प्रश्नोत्तरी को हम रखेंगे और आप इसको कॉपी में इसके प्रश्नोत्तरी को करेंगे। और ये पार्ट 2 है, जो पार्ट 1 नहीं किए हैं कृपया मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में हिस्ट्री क्लास 7 को देखें और इसके पहले पार्ट को आप कर लें ताकि आपको ये समझने में ज़्यादा आसानी हो। और इसी तरह से कंटिन्यू सभी पाठों को आप देखेंगे तो सभी चैप्टर आप कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आप लोगों के साथ आपका अगले चैप्टर लेकर। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखें। यही उम्मीद के साथ आप सबों को धन्यवाद।